जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 के लिए आज से आपका शेरशाह बैच स्टार्ट होने जा रहा है। डेट है आपकी 6 सितंबर 2021। जगह है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का यूट्यूब चैनल। वक्त है रात्रि के 8 बजे। देखिए, आपको मैंने जैसा कि बताया है, हर रोज़ 8 बजे जो है यहाँ पर आपको CDS का लेक्चर देखने को मिलेगा। अगर मैं आपके साथ कंसिस्टेंट हूँ, टाइमिंग को लेकर कंसिस्टेंट हूँ, तो आप भी मुझे 8 बजे यहाँ पर दिखने चाहिए ये लेक्चर देखते हुए। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगले 2 महीनों में जितनी भी हम चीज़ें कवर करेंगे वो सभी की सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगी। इसके अलावा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को कामयाब करे, आप सभी को इतनी शक्ति दे कि अगले 2 महीनों में आप कंसिस्टेंट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं CDS 2 2021 के लिए शेरशाह बैच पूरे जोश के साथ। कोड आप सभी को पता है, ये दिल मांगे मोर। नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ यही कोड दिखना चाहिए और मिशन है फतेह करना CDS 2 2021 को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शेरशाह बैच की शुरुआत हम करेंगे ज्योग्राफी के साथ। देखिए, ज्योग्राफी में ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारी होती है कंसेप्चुअल ज्योग्राफी, एक हमारी होती है फैक्चुअल ज्योग्राफी। फैक्चुअल ज्योग्राफी का हालांकि कोई भी अंत नहीं होता है और फैक्चुअल ज्योग्राफी को मैं इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है। लेकिन कंसेप्चुअल ज्योग्राफी ऐसी है जिसमें से आपके क्वेश्चन आते भी हैं और इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप आंखें बंद करके मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ट्रिक है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसी वजह से कंसेप्चुअल ज्योग्राफी आपको मुश्किल लगती है। लेकिन CDS में जो आपकी कंसेप्चुअल ज्योग्राफी है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसी वजह से सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, विंड्स के बारे में, विंड पैटर्न के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है ना, इसमें से हर बार आपके मल्टीपल क्वेश्चन CDS में आएंगे ही आएंगे। या फिर आप कोई भी UPSC का एग्जाम उठा लेना, उसमें हर वर्ष हर साल इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया, मल्टीपल क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो जाएंगे पक्के। और खास बात क्या है कि यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कंसेप्चुअल। अगर आपको समझ में लग गई तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपके मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, यहाँ पर ग्लोबल विंड पैटर्न के बारे में देखेंगे। इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक होता है इंडियन मॉनसून का, इसी से रिलेटेड टॉपिक होता है साइक्लोन का। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन सभी कंसेप्चुअल हैं। अगर आपने एक बार कर लिए तो यहाँ से आपके मार्क्स हो जाएंगे पक्के। और यहाँ पर जो भी लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा ना, उसके रिलेटेड आपसे मैं MCQ पूछूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। जो भी इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड MCQ पूछूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आपने सारे आंसर सही किए मतलब आपको लेक्चर समझ में आ गया। अगर कहीं पर गलती होगी, गैप होगा, तो दोबारा से लेक्चर को देख लेना, तो गलती की गुंजाइश कोई भी नहीं रहेगी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। अभी हम क्लाइमेटोलॉजी के सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। हालांकि कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन जो है बहुत छोटी सी है, मैं आपको डेफिनेशन रटवा कर आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जो आपकी क्लाइमेटोलॉजी है ना, इसमें हर एक टॉपिक जो है इंटरलिंक्ड होता है। अगर आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया तो दूसरा भी आएगा, दूसरा समझ में आ गया तो तीसरा भी आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली चले गए दूसरे पर तो दूसरा पढ़ तो लेंगे लेकिन आप भूल जाएंगे क्योंकि वो आपने पढ़ा है, समझा नहीं है। इसी वजह से सीक्वेंस में चलना क्लाइमेटोलॉजी में जरूरी है। बस पेशेंस बनाए रखना, 2-4 मिनट आपके ज्यादा लगेंगे। देखिए, कोरियोलिस फोर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं
तो डेफिनेशन कहती है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, यानी एयर हो गया, हमारा विंड हो गया, अगर नदरन हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये जो हमारी एयर है, विंड है, ये डिफ्लेक्ट करेगी राइट की तरफ। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स का कहना है कि यही हमारी जो एयर है, यही हमारी जो विंड है, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगी लेफ्ट की तरफ। ये तो हो गई डेफिनेशन कोरियोलिस फोर्स की कि जो हमारी विंड होती है, हवा होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करती है लेफ्ट की तरफ। अभी हेमिस्फीयर कैसे देखते हैं, देखिए ये है आपकी पृथ्वी, पूरा का पूरा जो गोल है इसे हम क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे। बीच में आपका क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है ऊपर की तरफ। नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है, साउथ पोल है। पहले तो आपको कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन पता चल जानी चाहिए थी। कोरियोलिस फोर्स का कहना है कि जो हमारे मूविंग पार्टिकल्स हैं, जैसे एयर हो गया, विंड हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेंगे राइट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ। अभी दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर यह बनता है कि जो आपकी कोरियोलिस फोर्स है, जिसकी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ये हुई किस वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हुई, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से हुई, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से हुई, या फिर किसकी वजह से हुई, आपको ये तो पता होना चाहिए। तो देखिए ये होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। देखिए अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, पृथ्वी अगर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। लेकिन पृथ्वी की खुद की एक्सिस भी है, पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर ही जब घूमती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स किस वजह से लगती है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से लगती है। और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो हमारी हवा है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेगी लेफ्ट की तरफ। अभी हमने बात की कि जो आपकी डिफ्लेक्शन होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है। अभी हम पहले रोटेशन ऑफ अर्थ की डायरेक्शन देख लेते हैं। पृथ्वी की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ पृथ्वी जो है रोटेट करती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एक लाइन में स्टेटमेंट में लिखा होगा कि क्या जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है या फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ करती है। ध्यान में रखना, पृथ्वी की रोटेशन होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अभी यहाँ पर एनालाइज करिए, ये जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है, क्या ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर ये एरिया जो है कितना ज़्यादा है, पोल के पास ये एरिया जो है कितना कम है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर पोल के पास जो है डिस्टेंस कितना ज़्यादा कम हो जाता है। अभी यहाँ पर आपको एनालाइज क्या करना है, देखिए पृथ्वी के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे ना, सपोज करिए मैंने आमने सामने दो पॉइंट्स ले लिए, एक ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया। अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आमने सामने ले लेता हूं और हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमने के बाद ये दोनों पॉइंट्स जो हैं दोबारा से आमने सामने ही रहेंगे। यानी कि पृथ्वी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमने की वजह से ये जो पॉइंट्स हैं आपके हमेशा आमने सामने रहते हैं। अगर लार्जर स्केल के ऊपर बात करूं, जैसे आपका साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, चाहे इक्वेटर से जितनी मर्जी दूर हो, चाहे जितनी मर्जी पास हो, जो देश एक दूसरे के आमने सामने हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ के बाद भी वो हमेशा आमने सामने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वो आमने सामने नहीं रहते हैं और उनकी जगह जो है बदलती रहती है। यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो भी पॉइंट्स आपके आमने सामने होंगे, चाहे कहीं पर भी हो, वो हमेशा आपके आमने सामने ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आप दो पॉइंट्स ले लीजिए, एक मैंने यहाँ पर ले लिया, एक मैंने यहाँ पर ले लिया। ये जो आपके दोनों पॉइंट्स है ना, जैसे जैसे आपकी पृथ्वी रोटेट करती रहेगी 360 डिग्री, ये हमेशा ही एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे।
अगर 360 डिग्री रोटेट करने के बाद आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको दोबारा से यहां पर देखने को मिलेगा और ये पॉइंट दोबारा से इसके सामने यहां पर ही देखने को मिलेगा। अभी आप चीज़ों को समझते जाइए, कुछ देर में सारी चीज़ें जो है कनेक्ट हो जाएंगी। अभी देखिए, ये आपका एक लैटिट्यूड है, इसके ऊपर मैं ना 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर बिल्कुल पोल के पास में, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट विजिबल है। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। अर्थ हमारी रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कुछ देर के बाद जो है ये जो पहले वाला पॉइंट है आपका यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे वाला पॉइंट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा अगले लैटिट्यूड के ऊपर, कुछ यहाँ पर। अभी देखिए, आपके जो पॉइंट्स रहते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, वो पॉइंट्स जो है हमेशा आमने सामने रहते हैं। जैसे मैंने एक लैटिट्यूड ये वाला लिया, इस लैटिट्यूड के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स हैं, जब ये अगले लैटिट्यूड के ऊपर पहुंचेंगे तो भी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आमने सामने रहेंगे। पहले तो आपको इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अभी यहां पर देखिए, ये दोनों पॉइंट्स जो है हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, लेकिन यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है कम है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है ज्यादा है। अभी मुझे बताइए, अगर सेम टाइम में ये बंदा यहां पर पहुंचा है, सेम टाइम में ये बंदा यहां पर पहुंचा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? स्पीड ज्यादा होगी इस वाले बंदे की, क्योंकि इसे डिस्टेंस कवर करना था ज्यादा। देखिए, ये वाला बंदा जो है यहां से मूव करके यहां तक पहुंचा, यहां से मूव करके यहां तक पहुंचा, इसमें डिस्टेंस जो है आपका ज्यादा था। इसी वजह से यहां पर स्पीड ज्यादा होगी, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। जबकि ऊपर की बात करें यहां पर, तो यहां पर भी सेम टाइम में बंदा जो है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है, बिल्कुल उसके सामने, लेकिन इसे डिस्टेंस कम कवर करना है। इसी वजह से यहां पर स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी इसकी कंपैरेटिवली कम। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास जो है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वहां पर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना होता है सेम टाइम के अंदर। इसी वजह से जो इक्वेटर के पास स्पीड रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे, रोटेशन की स्पीड जो है आपकी कम होती रहेगी। पोल्स के पास जाते जाते ये स्पीड जो है आपकी लगभग 0 हो जाती है। तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं कोई भी 2 लैटिट्यूड्स को उठाता हूं ना, ये आपका लैटिट्यूड है, कुछ देर के बाद यही लैटिट्यूड आपका मूव करके यहां पर आएगा और इसके ऊपर जो 2 पॉइंट्स होंगे ना वो यहां पर आ जाएंगे। लेकिन इस वाले पॉइंट को डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, इसी वजह से इसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट को सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करना है, इसी वजह से वहां पर पृथ्वी की रोटेशन की स्पीड जो है कम रहती है। तो पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, इक्वेटर के पास स्पीड ऑफ रोटेशन जो है ज्यादा रहती है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते रहेंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन आपकी हो जाएगी कम। अभी हम इसे सिंपल भाषा में समराइज करते हैं। सपोज करिए मैं यहां पर खड़ा हूं इक्वेटर के ऊपर, आप खड़े हैं नॉर्थ पोल के पास में। अभी आपको भी यहां पर 360 डिग्री घूमना है, मुझे भी यहां पर 360 डिग्री घूमना है। अभी खासियत ये है कि आप मेरे सामने हैं, तो जब भी मैं जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा हमेशा आप मेरे सामने ही रहेंगे, यानी कि टाइम हम दोनों को बराबर लगने वाला है। लेकिन पोल के पास देखिए डिस्टेंस कुछ खास है ही नहीं। इक्वेटर के पास जो है पूरा का पूरा गोल चक्कर लगाना है। अगर इसे भी 360 डिग्री घूमना है सेम टाइम में, इसे भी 360 डिग्री घूमना है सेम टाइम के अंदर, तो सिंपल सी चीज है, इस वाले बंदे को जो इक्वेटर के पास है जिसे पूरा चक्कर लगाना है, अगर उसे सेम टाइम के अंदर लगाना है तो उसे ज्यादा तेजी से रोटेट करना होगा, और जो पोल के पास है उसे कम तेजी से रोटेट करना होगा। इसी वजह से जो आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन रहती है इक्वेटर के पास मैक्सिमम रहती है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे स्पीड ऑफ रोटेशन जो है आपकी मिनिमम हो जाएगी। अभी हम कुछ और चीजें आगे समझते हैं। अभी यहां तक हमें रोटेशन ऑफ अर्थ का पता चल गया, हमें स्पीड ऑफ रोटेशन का पता चल गया, ये भी पता चल गया कि स्पीड ऑफ रोटेशन इक्वेटर के पास में ज़्यादा क्यों रहती है। अभी देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं कहूँ कि हमारी यहाँ पर जो पृथ्वी है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है,
लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। आप भी इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। पता है क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं है। जब भी हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन बतानी होती है कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, वहाँ पर डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। जो आपका बंदा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसके ऊपर जो आपकी डायरेक्शन होती है ना, वो डिपेंड करती है। जैसे अगर ये आपकी डायरेक्शन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जो कि आपकी फिक्स है। अगर मैं नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा हूँ, नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा होकर मैं यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ नीचे की तरफ, नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा होकर इसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करता हूँ, तो देखिए नीचे की तरफ देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। और ये डायरेक्शन किस तरफ को जा रही है, लेफ्ट की ओर जा रही है, यानी ये डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ध्यान दीजिए, रोटेशन ऑफ अर्थ की डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। मैंने आपको बताया है कि कोई डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि कहाँ से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। सपोज करिए मैं नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा हूँ, अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट साइड की ओर है। इसी वजह से जब मैं नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करूंगा तो ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। दूसरी तरफ सपोज करिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, साउथ पोल के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पर अभी ये मेरा क्या है, राइट है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट है। यहाँ पर डायरेक्शन किसकी तरफ है, राइट की तरफ है। इसी वजह से जब मैं साउथ पोल से रोटेशन ऑफ अर्थ की डायरेक्शन देखूंगा ना तो मुझे क्लॉकवाइज नजर आएगी। ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर की परसेप्शन क्या है। यहाँ पर ऑब्जर्वर आपका अगर नॉर्थ पोल के ऊपर होगा, उसे ये सेम चीज जो है एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। जो बंदा आपका साउथ पोल के ऊपर खड़ा होकर इस चीज को देखेगा, उसे ये क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो ध्यान में रखना कि जब भी हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। आप अपने आप को यहां पर इमेजिन कर सकते हैं, ये आपका क्या है, राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, यहां पर डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। इसी वजह से ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप साउथ पोल से ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। इसी वजह से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन साउथ पोल से जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपकी हो जाती है क्लॉकवाइज। अभी आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में पता चल गया है। आपको ये भी पता चल गया है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या दिखेगा, साउथ पोल से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा। आपको ये भी पता चल गया स्पीड ऑफ रोटेशन जो है इक्वेटर के पास ज़्यादा है, पोल के पास जो है मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर देखिए, सपोज करिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप खड़े हैं यहाँ पर, दोनों आमने सामने हैं। मैं इक्वेटर के ऊपर खड़ा होकर आप जो पोल के पास खड़े हैं, आपके पास में एक बॉल को फेंकता हूँ और आप उस बॉल को कैच करना चाहते हैं। अभी मुझे बताइए आप इस बॉल को कैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं खड़ा हूँ इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर खड़ा होने की वजह से मेरी स्पीड ज़्यादा है। अगर मेरे पास बॉल है तो बॉल की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप खड़े हैं पोल के पास में, आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है, आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन जो है कंपैरेटिवली कम है। आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन जो है बॉल की स्पीड से भी कम होगी, बॉल के मोमेंटम से भी कम होगी, क्योंकि बॉल किसके पास है, मेरे पास है, मेरे हाथ में है। इसी वजह से बॉल जो इक्वेटर के पास है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा। आप पोल के पास में खड़े हैं, आपकी स्पीड भी कम होगी, आपका मोमेंटम भी कम होगा। अभी कुछ देर के बाद हम दोनों तो आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी लगातार रोटेट करती रहती है। मैं आपकी तरफ बॉल थ्रो करूंगा ये सोचकर कि हम दोनों जो है आमने सामने हैं। मैंने आपकी तरफ थ्रो किया, लेकिन आप इस बॉल को पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ देर के बाद जब मैंने थ्रो कर दिया है, दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन बॉल जो है आपकी
आगे की तरफ निकल जाएगी कुछ यहाँ पर। क्यों निकल जाएगी? देखिए, बॉल आपकी आई है इक्वेटर से, और इक्वेटर से जो बॉल आई है उसका स्पीड और मोमेंटम ज़्यादा है, वो अपने स्पीड और मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही चलेगी। आपका स्पीड और मोमेंटम जो पोल के पास में है आपका कम है। अगर बॉल का स्पीड और मोमेंटम ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो आगे की तरफ निकल जाएगी। आप उतने टाइम में अपने स्पीड और मोमेंटम के साथ ही बॉल को कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉल कहाँ से आ रही है, इक्वेटर से आ रही है। इसी वजह से कुछ देर के बाद आप यहां पर होंगे, मैं यहां पर होऊंगा, लेकिन बॉल आपकी कहां पर होगी, कुछ यहां पर। तो यहां पर देखिए, बॉल आपकी किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। अभी डिफ्लेक्ट किस तरफ हुई है ये आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर कौन है, किस बंदे ने यहां पर बॉल को फेंका है। यहां पर परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने नॉर्थ पोल के केस में बताया है, साउथ पोल के केस में बताया है। यहां पर ऑब्जर्वर कौन है, मैं हूं। मैंने आपकी तरफ बॉल फेंकी थी ये सोचकर कि बॉल आपको मिलेगी, लेकिन बॉल चली गई आगे की तरफ, क्योंकि बॉल का स्पीड, बॉल का मोमेंटम ज्यादा था। मेरे कौन सी डायरेक्शन में गई है, मेरे राइट डायरेक्शन में गई है। इसी वजह से आप देखेंगे कि नदरन हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होती है रोटेशन ऑफ स्पीड की वजह से, वो होती है राइट डायरेक्शन में। देखिए, दोबारा से समझ लीजिए, मैं यहां पर खड़ा था, आप यहां पर खड़े थे। मैंने ये सोचकर बॉल को आपकी तरफ फेंका कि आप इसे कैच कर लेंगे, लेकिन आप कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉल आपकी इक्वेटर से आई है। इक्वेटर से जो बॉल आई है उसके पास स्पीड ज्यादा है, उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, आपकी स्पीड और मोमेंटम कम है। इसी वजह से आप अपनी स्पीड के साथ यहां पर पहुंच पाएंगे, लेकिन बॉल निकल जाएगी आगे, मैं पहुंच पाऊंगा यहां तक। इसी वजह से जो आपकी बॉल है वो आगे निकल गई है। किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। कौन देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा। इसी वजह से करियोलिस इफेक्ट क्या कहता है, नदरन हेमिस्फीयर में रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो हमारी विंड की डिफ्लेक्शन होती है वो होती है हमारी राइट की तरफ। अभी इसी केस को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यानी कि मैंने आपकी तरफ बॉल को फेंका था, अभी आप मेरी तरफ बॉल को फेंक लीजिए। मैं खड़ा हूं यहां पर, आप खड़े हैं यहां पर। आप मेरी तरफ बॉल को फेंकिए, लेकिन मैं भी कैच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने जहां से बॉल फेंकी है वहां पर स्पीड और मोमेंटम आपका भी कम है और बॉल का भी कम है। मैं खड़ा हूं इक्वेटर के पास, मेरी स्पीड भी ज़्यादा है, मेरा मोमेंटम भी ज़्यादा है। इसी वजह से जब आपने बॉल को मेरी तरफ फेंका, आप पहुंच जाएंगे यहां पर, मैं पहुंच जाऊंगा यहां पर, लेकिन जो आपकी बॉल है मेरे से पीछे रह जाएगी। मेरे से पीछे किस वजह से रह जाएगी, क्योंकि बॉल का स्पीड और मोमेंटम कम था, क्योंकि वो पोल की तरफ से आ रही थी। मेरा स्पीड और मोमेंटम जो है ज़्यादा था, क्योंकि मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं। अभी देखिए, यहां पर ऑब्जर्व करिए कि फेंकी किसने है। पहले मैंने फेंकी थी तो ऑब्जर्वर मैं था, अभी आपने फेंकी है तो ऑब्जर्वर आप हैं। अगर ये आप हैं यहां पर, इसका ये हो गया राइट, इसका ये हो गया लेफ्ट। अभी इसके राइट की तरफ यहां पर बॉल रह गई है, मेरे पीछे बॉल रह गई है, यानी ऊपर से आप ऑब्जर्व करेंगे तो बॉल रह गई है आपकी राइट की तरफ। यानी कि नदरन हेमिस्फीयर में चाहे मैं आपकी तरफ बॉल फेंक लूं, चाहे आप मेरी तरफ बॉल फेंक लीजिए, हमेशा बॉल जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। दोबारा से समझ लेते हैं, ये मैं हूं, ये आप हैं। इस बार बॉल आप मेरी तरफ फेंक रहे हैं, कुछ देर के बाद आप यहां पर होंगे, मैं यहां पर होऊंगा, लेकिन यहां पर बॉल की स्पीड और मोमेंटम जो है मेरे से कम था, बॉल रह जाएगी आपके पीछे की तरफ। अभी ऑब्जर्वर आप है, क्योंकि बॉल आपने फेंकी है। ये हो गया आपका राइट। अगर ये आपका राइट है तो यहां पर बॉल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, राइट डिफ्लेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। यानी कि नदरन हेमिस्फीयर में चाहे आप नीचे से ऊपर की तरफ चले जाइए, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ जाइए, डिफ्लेक्शन होगी राइट की तरफ, ड्यू टू स्पीड ऑफ रोटेशन। यहां पे स्पीड ऑफ रोटेशन में जो डिफरेंस है उसकी वजह से। अभी सेम चीज को अप्लाई करिए विंड्स के ऊपर। आपको पता चल गया कि नदरन हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होती है राइट की तरफ। ये आपकी विंड है, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, राइट की तरफ। यहां पर ऑब्जर्वर कौन है, यहां पर है ओरिजिनेशन पॉइंट, इसका राइट क्या होगा, ये वाला राइट होगा। इसी वजह से विंड जो है इस तरफ आपकी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। दूसरी तरफ
अगर ऊपर से आपकी कोई विंड आ रही है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि ऊपर से अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। इसी वजह से जो ऊपर से विंड आएगी नदरन हेमिस्फीयर में वो भी अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी अपने राइट की ओर। तो ध्यान में रखना, नदरन हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट करती है राइट की तरफ, और राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कैसे करेगी वो देखते हैं ऑब्जर्वर की दृष्टि से, यानी ओरिजिनेशन पॉइंट की दृष्टि से। यहां से आपकी विंड आ रही थी, इसका राइट जो है इस डायरेक्शन में है, ऊपर से विंड आ रही है तो ऊपर से बंदा ऑब्जर्व करेगा तो इसका राइट जो है इस डायरेक्शन में है। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए किस तरह से नदरन हेमिस्फीयर में जो आपकी विंड्स हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। अभी सेम एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए, सपोज करिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नीचे की तरफ, आप खड़े हैं ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर की तरफ खड़े हैं तो आपका स्पीड ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, मेरा स्पीड और मोमेंटम कम होगा। अभी मैं बॉल को फेंकता हूँ आपकी तरफ तो यहाँ पर बॉल का स्पीड और मोमेंटम भी कम होगा, क्योंकि बॉल आपकी कहाँ पर थी, पोल के ऊपर थी। आपका स्पीड और मोमेंटम जो है ज़्यादा है, मेरा स्पीड और मोमेंटम जो है कम है। हम दोनों लगातार रोटेट कर रहे हैं। कुछ देर के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, लेकिन बॉल का स्पीड और मोमेंटम कम था, इसी वजह से बॉल रह जाएगी कुछ यहाँ पर, आपको क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन बॉल को फेंका किसने है, मैंने फेंका है। मेरी राइट डायरेक्शन ये है, मेरी लेफ्ट डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो आपकी बॉल है मेरे से लेफ्ट की तरफ रह गई, इसी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुई लेफ्ट की तरफ। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी विंड्स होती हैं लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। रीज़न क्या है, रीज़न मैंने बता दिया, स्पीड ऑफ रोटेशन में जो आपका डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अभी देखिए, यहाँ पर ये विंड जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, इसी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरफ। अगर इस वाली की बात करें, ये आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसका लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, इसी वजह से ये विंड डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस डायरेक्शन में। अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको स्पीड ऑफ रोटेशन का पता चल गया, आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ का पता चल गया, आपको कोरियोलिस इफेक्ट का पता चल गया, आपको पता चल गया नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो विंड्स हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगी राइट की ओर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेंगी लेफ्ट की ओर। अभी आपका बेसिक क्लियर हो गया है किस तरह से विंड जो है डिफ्लेक्ट करती है। कोरियोलिस इफेक्ट का आपको पता चल गया, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट जो है बार बार आगे यूज होने वाला है। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, अभी हम देखेंगे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में, यानी किस तरह से हवाएं चलती हैं पूरे पृथ्वी के ऊपर। यहाँ पर आपके 3 सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका हेडली सेल, दूसरा है आपका फेरल सेल, तीसरा है आपका पोलर सेल। इसे समझेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सभी यहाँ से समझा कर आपको भेजा जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वीडियो आपकी लाइक हो जानी चाहिए। आपके हाथ में पेन है, कुछ भी है, चाहे उसे उसके ऊपर टच करिए, सब्सक्राइब बटन के ऊपर टच करिए, चाहे लाइक करिए, वो लाइक हो जानी चाहिए। अभी देखिए, बात करेंगे हेडली सेल के बारे में, फेरल सेल के बारे में, पोलर सेल के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी विंड्स होती है ना, ये मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। पहले इतनी चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बेसिक बिठा लीजिए, जो आपकी हवाएं होती हैं, विंड्स होती हैं, ये मूव करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। दूसरी चीज, यहां पर अर्थ के ऊपर जो हमें विंड्स देखने को मिलती है ना, ये मिलती हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है ना अर्थ के ऊपर, उसी की वजह से ये हवाएं जो है मूव करती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया हवाएं मूव करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स में प्रेशर का डिफरेंस होगा, एक आपका हाई प्रेशर होगा, एक आपका लो प्रेशर होगा, उनके बीच में आपकी हवाएं जो है मूव करेंगी। दूसरी चीज,
यहाँ पर प्रेशर का जो डिफरेंस आता है, प्रेशर का डिफरेंस आता क्यों है? प्रेशर का डिफरेंस आता है टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या रहता है, सूर्य रहता है, सन रहता है। सन से आपकी क्या आती हैं, रेडिएशंस आती हैं। अभी ये रेडिएशंस जो हैं इक्वल प्रोपोर्शन में पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरती, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह के टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह का टेम्परेचर होने की वजह से वहां पर अलग अलग तरह का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है। यानी यहाँ पर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में रोल किसका है? रोल का है सन का। सन से जो रेडिएशंस आती हैं, हीट आती हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती पूरी पृथ्वी के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न। टेम्परेचर की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आएगा, प्रेशर का डिफरेंस आने की वजह से आपकी हवाएं जो है यहाँ पर मूव करती हैं। अभी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने से पहले, कि जो हमारी वार्म एयर होती है, वार्म एयर यानी गर्म हवा, वो आपकी होती है लाइट, हल्की। इसकी वजह से वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ उठती है। वार्म एयर आपकी लाइट होती है, हल्की होती है, इसी वजह से ये उठती है ऊपर की तरफ। दूसरी तरफ जो आपकी कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा होती है, ये होती है हैवी। इसी की वजह से ये बैठती है नीचे की तरफ। ध्यान रखना, जो आपकी वार्म एयर होती है ना, वो लाइट होती है, इसी वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। कोल्ड एयर होती है आपकी हैवी, हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ बैठती है। देखिए, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है कि हवा का दबाव वहां पर कितना है। सपोज करिए हमारी कोई कोल्ड विंड है, यानी कि ठंडी हवा है। ठंडी हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ बैठेगी। अगर नीचे की तरफ बैठेगी, पृथ्वी के ऊपर दबाव जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा, इसी वजह से यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरी तरफ जो हमारी गर्म हवा है वो लाइट होती है, वो ऊपर की तरफ उठेगी, इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। इसी वजह से यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो ध्यान में रखना, विंड आपकी मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। दूसरी चीज, हाई प्रेशर जो बनता है कोल्ड विंड की वजह से बनता है। कोल्ड विंड जो है आपकी हैवी होती है, नीचे की तरफ बैठती है, और जो आपकी गर्म हवा होती है, वार्म विंड होती है, वो आपकी हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है। अभी हम देखेंगे हेडली सेल के बारे में, फेरल सेल के बारे में, पोलर सेल के बारे में। देखिए, जो हमारा हेडली सेल है ये 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा फेरल सेल। 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है हमें पोलर सेल। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विंड्स आपकी किस तरह से मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस आपका आता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस आता है आपका सन की वजह से। यहाँ पर जो आपका सन है, अभी जो आपका सन रहता है ना, इसकी रेडिएशंस ट्रॉपिकल एरिया पर ज़्यादा गिरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है इसकी रेडिएशंस सीधा गिरती हैं। इसी वजह से पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा रहता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पोल की, तो पोल के ऊपर रेडिएशन जो है सीधी नहीं पहुंच सकती। इसी वजह से जो आपके पोल हैं वो ठंडे रहते हैं। दोबारा से सुनिए, जो हमारा सन होता है, सूर्य होता है, वहां से रेडिएशंस आएंगी। रेडिएशंस की वजह से हीट जनरेट होगी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन सन की जो रेडिएशंस है ना, ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज का मतलब हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी 23.5 डिग्री के बीच में, यहां पर रेडिएशन जो है सीधा गिरती हैं। सीधा गिरने की वजह से ये वाला हिस्सा जो है पृथ्वी का सबसे ज्यादा गर्म रहता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, पोल के पास वाला हिस्सा है, ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। अभी देखिए, अगर रेडिएशन जो है आपकी सीधी गिर रही है इक्वेटर के ऊपर, यहां पर इक्वेटर के ऊपर जो है आपकी रेडिएशन सीधा गिर रही है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक साल का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे ना, तो सबसे ज्यादा एवरेज टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर रेडिएशन जो है पूरा साल ज्यादा गिरती हैं। इसी वजह से जो आपका इक्वेटर है सबसे ज्यादा गर्म रहता है।
सबसे ज़्यादा गर्म रहने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर आपका सबसे ज़्यादा होगा एंड पोल के ऊपर जो आपका टेम्परेचर है सबसे कम रहेगा। रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि सन की रेडिएशन जो है इक्वेटर के ऊपर सीधा गिरती है, पोल के ऊपर यहाँ पर रेडिएशन नहीं गिरती। इसी वजह से इक्वेटर वाला एरिया जो है पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा और पोल जो है आपके सबसे ज़्यादा ठंडे होंगे। अभी आपको पता चल गया कि इक्वेटर के ऊपर आपका क्या रहता है, इक्वेटर के ऊपर आपकी रेडिएशन ज़्यादा गिरती है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हवा कैसी होगी, वार्म एयर होगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। और वार्म एयर की खासियत क्या है, वार्म एयर होती है लाइट, लाइट होने की वजह से वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पर ये जो आपकी हवा ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये वाली, ये आपकी क्या है, वार्म एयर है। क्योंकि आपको पता है इक्वेटर के ऊपर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको वार्म एयर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये चली गई ऊपर की तरफ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है ना, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है कम होता रहता है। जैसे आप ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, लेकिन यही आप किसी माउंटेन की पीक के ऊपर चले गए, वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा ना, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है कम होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है, पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ट्रोपोपॉज। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ट्रोपोपॉज है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही है। ट्रोपोपॉज की हाइट होती है 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक। अभी देखिए इसकी हाइट 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर क्यों होती है, ट्रोपोपॉज हमारा आता है जहाँ पर हमारा टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अभी अगर हम बात करें इक्वेटर की, इक्वेटर हमारा होता है गर्म, पोल होता है हमारा ठंडा। अगर मैं कंपैरेटिवली सपोज करता हूँ वैल्यूज़, इक्वेटर के ऊपर आपका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, नॉर्थ पोल के ऊपर टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। अभी जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती रहेगी टेम्परेचर गिरता रहेगा। अभी इक्वेटर पर टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, इक्वेटर आपका गर्म है, 40 डिग्री से -80 डिग्री तक पहुंचने के लिए ज़्यादा हाइट लगेगी, जबकि -10 डिग्री से -80 डिग्री तक पहुंचने के लिए हाइट कम लगेगी। इसी वजह से जो आपका ट्रोपोपॉज होता है ना, इसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक। ट्रोपोपॉज की हाइट जो है इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर आपका सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ट्रोपोपॉज जितना टेम्परेचर अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाइट तक जाना होगा। जबकि नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, वहाँ पर ठंडा है, इसी वजह से -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है जल्दी अचीव हो जाता है। तो ध्यान में रखना, ट्रोपोपॉज की जो लेंथ है 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक वेरी करती है। सबसे ज़्यादा हाइट ट्रोपोपॉज की आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर। सबसे कम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, पोल्स के ऊपर। अभी यहाँ पर जो आपकी हवा थी इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर आपकी हवा क्या थी, गर्म थी। गर्म हवा होती है लाइट, लाइट हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है। इसके अलावा जो आपकी गर्म हवा होती है ना, लाइट होने की वजह से जब ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाती है, और जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है टेम्परेचर आपका गिरता रहता है, और ये जो मॉइस्चर हवा अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर जाती है ना, यही बाद में कंडेंस होकर वहाँ पर बादल बनाती है। इसी वजह से इक्वेटर के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा बारिशें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर यहाँ पर किस वजह से है, क्योंकि इक्वेटर आपका गर्म रहता है। लो प्रेशर होने की वजह से हवा ऊपर की तरफ उठती है। हवा जब भी ऊपर की तरफ उठेगी वहाँ पर आपके मॉइस्चर अपने साथ लेके जाने की वजह से बादल बनेंगे। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेटर के पास में हेडली सेल की जहाँ पर फॉर्मेशन होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी हवा होती है ट्रोपोपॉज को क्रॉस नहीं कर सकती। इसी वजह से ये जो हवा है यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएगी इस डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर ट्रोपोपॉज के पास जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से ये हवा जो नीचे से गर्म हवा गई थी
ट्रोपोपॉज के पास में जब जाएगी तो ये ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ट्रोपोपॉज के पास जब ये ठंडी हो जाएगी तो ठंडी हवा की खासियत है, ठंडी हवा जो है नीचे की तरफ बैठती है। अभी ठंडी हवा अगर आपकी नीचे की तरफ बैठेगी तो यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। मैंने आपको बताया था जब भी आपकी हवा ठंडी होगी वो हैवी हो जाएगी, वो नीचे की तरफ बैठेगी, वहां पर बनेगा हाई प्रेशर। तो देखिए इक्वेटर पर आपका लो प्रेशर था, हवा ऊपर की तरफ गई, ट्रोपोपॉज के आगे हवा नहीं जा सकती, यहां से हवा हो जाएगी डाइवर्ज। डाइवर्ज होने के बाद क्योंकि ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा कम है, ये हवा हो जाएगी आपकी कोल्ड, ठंडी। ये हवा जो है आपकी नीचे की तरफ बैठना शुरू करेगी क्योंकि आपकी जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है। तो यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विंड की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इक्वेटर से हवा ऊपर की तरफ, देन 30 डिग्री की तरफ, देन नीचे, देन 0 डिग्री की तरफ, देन इस तरह से यहाँ पर सर्कुलेशन जो है आपकी चलती रहेगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, हेडली सेल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बना है, लो प्रेशर बना है, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बना है। जैसे ही हवा यहाँ पर पहुंचेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन जो है चलती रहेगी। इस तरह से 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में आपका क्या बनता है, हेडली सेल बनता है। 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर आपका होगा लो प्रेशर, 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर आपका होगा हाई प्रेशर। अभी आपको इक्वेटर के बारे में पता चल गया। इक्वेटर आपका पृथ्वी का सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा था, इसी वजह से हेडली सेल की शुरुआत जो है इक्वेटर से हुई। अभी हमारे पृथ्वी का सबसे ठंडा हिस्सा कौन सा है, ठंडा हिस्सा है सबसे नॉर्थ पोल। इसी वजह से जो आपका पोलर सेल है इसकी शुरुआत होती है नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल आपका काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसी वजह से यहाँ पर जो हवा होगी, हवा भी ठंडी होगी। हवा ठंडी होने की वजह से हैवी हो जाएगी, हैवी होने की वजह से नीचे बैठेगी। इसी वजह से नॉर्थ पोल के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर हवा जो है नीचे की तरफ बैठती है। अभी देखिए नॉर्थ पोल जो है हमारा ठंडा है, 60 डिग्री नॉर्थ जो है कंपैरेटिवली गर्म है, गर्म ही होगा। इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है कम होता रहता है। अगर नॉर्थ पोल जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री नॉर्थ जो है कंपैरेटिवली गर्म होगा। अभी यहाँ पर नॉर्थ पोल के ऊपर हवा जो है नीचे की तरफ बैठी, दबाव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बना। 60 डिग्री नॉर्थ जो है कंपैरेटिवली कम गर्म है, इसी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पर धरती आ गई है, हवा ऊपर से नीचे की तरफ आई, लेकिन धरती की वजह से डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करने के बाद 60 डिग्री की तरफ जाएगी क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है। अभी यहाँ पर हवा जो है ठंडी थी, 60 डिग्री नॉर्थ तक जाते जाते ये जो हवा जो है कंपैरेटिवली गर्म हो जाएगी क्योंकि 60 डिग्री नॉर्थ के पास टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली गर्म है। क्योंकि पोल आपके ठंडे होते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ जो है कंपैरेटिवली गर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये हवा जो है यहाँ पर ठंडी हवा चली थी और यहाँ तक आते आते हवा जो है गर्म हो गई है। अभी 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जब ये आपकी हवा गर्म हो जाएगी, गर्म हवा आपकी ऊपर की तरफ उठती है, गर्म हवा यहाँ पर ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाएगी। यहाँ पर भी आपके बादल बनेंगे, यहाँ पर भी आपकी बारिश होगी। तो आप देख सकते हैं इक्वेटर के ऊपर आपकी बारिश हो रही है, 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बारिश हो रही है क्योंकि जहाँ पर भी आपका लो प्रेशर बनेगा वहीं पर आपके बादल बनेंगे, वहीं पर आपकी बारिश होगी। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल की वजह से हवा नीचे की तरफ आई, यहाँ पर धरती की वजह से डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने की वजह से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ गई। 60 डिग्री नॉर्थ जो है कंपैरेटिवली गर्म है, वहाँ पर लो प्रेशर होगा। यहाँ तक आते आते हवा जो है गर्म हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी, बादल बनाएगी, ट्रोपोपॉज आएगा, दोबारा से डाइवर्ज करेगी, दोबारा से ठंडी होगी, दोबारा से नीचे की तरफ बैठेगी। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सर्कल है चलता रहेगा पोलर सेल का। यानी जिस तरह से इक्वेटर से शुरुआत हुई थी हेडली सेल की, उसी तरह से पोलर सेल की शुरुआत कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से होती है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है ठंडा रहता है, वहाँ पर हवा जो है ठंडी रहती है, वो नीचे की तरफ बैठेगी, ग्राउंड आपका आएगा, वहाँ से डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएगी, वहाँ पर कंपैरेटिवली गर्म टेम्परेचर होता है,
वहां पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहां तक जाते जाते हवा जो है गर्म हो जाएगी, गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ उठेगी, दोबारा से ट्रोपोपॉज आएगा, वहां से हवा डाइवर्ज करेगी, ठंडी होगी, देन नीचे की तरफ बैठेगी। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इक्वेटर से 30 डिग्री के बीच में हेडली सेल देखने को मिलेगा, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेगा पोलर सेल। अभी यहाँ पर आपको पता चल गया हेडली सेल के बारे में, आपको पता चल गया पोलर सेल के बारे में, डिग्रीज का पता चल गया, हेडली सेल इक्वेटर से 30 डिग्री के बीच में, पोलर सेल जो है यहाँ पर 60 डिग्री से नॉर्थ पोल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ट्रोपोपॉज की हाइट के बारे में पता चल गया, ट्रोपोपॉज की हाइट जो है सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास होती है, पोल के पास सबसे कम होती है, ये भी पता चल गया। बादल कहाँ पर बनेंगे, बारिशें कहाँ पर होंगी, इक्वेटर के ऊपर होंगी, 60 डिग्री के ऊपर होंगी, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर है, ये भी आपको पता चल गया। अभी यहाँ पर देखिए, इक्वेटर के ऊपर आपके ज़्यादा घने बादल हैं, 60 डिग्री के ऊपर आपके कम घने बादल हैं। रीज़न क्या है, इक्वेटर आपका क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है। इक्वेटर ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पर जो आपका पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा। जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा उतना हवा में मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, उतने आपके वाटर वेपर्स जो हैं गर्म हवा ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। इसी वजह से वहाँ पर बादल भी घने बनेंगे, इसी वजह से वहाँ पर बारिशें भी ज़्यादा होंगी। 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर लो प्रेशर तो है, लेकिन वहाँ पर कंपैरेटिवली इतनी गर्मी नहीं होती। इतनी गर्मी ना होने की वजह से वाटर वेपर नहीं बनेंगे। वाटर वेपर अगर उस लेवल के नहीं बनेंगे तो जो हवा ऊपर की तरफ जाएगी वो कम वाटर वेपर लेकर जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जो आपके बादल बनते हैं ये कम घने होते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर जो आपका पोलर सेल है, हेडली सेल है, इन्हें कहा जाता है थर्मल सेल्स। इन्हें थर्मल सेल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बने हैं टेम्परेचर की वजह से। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से ये दोनों सेल बने हैं, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर आपका सबसे ज़्यादा था, पोल के ऊपर आपका टेम्परेचर सबसे कम था। इन दोनों की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये सेल बनते हैं। इसी वजह से इन दोनों सेल को क्या कहते हैं, थर्मल सेल कहते हैं। जबकि जो आपका फेरल सेल है इसे कहा जाता है मैकेनिकल सेल। मैकेनिकल सेल इस वजह से क्योंकि बीच में ये जो खाली जगह रह गई है ना, वॉइड रह गई है दोनों सेल के बीच में, उसकी वजह से यहाँ पर हवा की सर्कुलेशन होती है, ना कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। इसी वजह से पोलर सेल को, हेडली सेल को थर्मल सेल कहा जाता है, फेरल सेल को कहा जाता है मैकेनिकल सेल, क्योंकि ये बनता है दोनों के बीच में जो गैप आ जाता है उसकी वजह से। अभी यहाँ पर आपका होगा क्या, देखिए जैसे हमने 90 डिग्री से देखा था, 90 डिग्री से हवा जो है आपकी 60 डिग्री तक आते आते गर्म हो गई, जो हवा आपकी ऊपर की तरफ उठ गई। अभी ये हवा जो है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की तरफ नहीं जाती, ये हवा जो है दूसरी तरफ भी जाएगी, दोनों तरफ डाइवर्ज होगी। अभी जैसे ही ये हवा जो है 60 डिग्री से ऊपर की तरफ गई, इस तरफ को डाइवर्ज हुई तो ये हो जाएगी ठंडी। ठंडी होने की वजह से ये नीचे की तरफ बैठेगी। 30 डिग्री के ऊपर आपका बनेगा हाई प्रेशर, यहाँ पर ऑलरेडी लो प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी हवा। इस तरह से फेरल सेल जो है आपका बन जाएगा। फेरल सेल आपका किस वजह से बना है, फेरल सेल बना है क्योंकि हेडली सेल और पोलर सेल के बीच में आपका गैप था, वॉइड था, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका फेरल सेल बन जाता है। इसी वजह से ध्यान में रखना, पोलर सेल और हेडली सेल आपके क्या होते हैं, थर्मल सेल होते हैं। फेरल सेल आपका मैकेनिकल सेल होता है, जो आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। अभी आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पर मैं MCQ पोस्ट करूँगा जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इसके रिलेटेड। इसी वजह से लेक्चर को देखने के बाद टेलीग्राम के ऊपर जाना, MCQ को सॉल्व करना, वहाँ से आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा, उतने ज़्यादा लेक्चर जो हैं और जल्दी जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं दोबारा से 8 बजे। टाइम ध्यान में रखना। जय हिंद।